यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, क्या है आज गाइस, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में फाइनली लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग जल्दी से क्या आ जाओ, यहाँ पे लाइव आ जाओ और हम आज इस प्रैक्टिस सेट को बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो गाइस देखो, बहुत अच्छे से हम इसको सोल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मेरा जो इसमें पोर्शन होगा वो होगा मेरा हिंदी वाला पोर्शन। ठीक है, क्या होगा, मेरा सबसे पहले हिंदी वाला पोर्शन होगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपने 40 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे, 40 क्वेश्चन मैथ के करेंगे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे और 40 क्वेश्चन ही जीके करेंगे। ठीक है, तो 160 क्वेश्चन पूरे के पूरे आज हम इसमें करने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है। मैंने आपसे पोल कराया था चैनल पे अपने कि आपको यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि असिस्टेंट ऑपरेटर का 255 लोग, ठीक है, 255 लोगों ने वोट किया है और उसमें से 93% लोग ये चाहते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट लेके आया जाए। ठीक है, तो अब मैं गाइस इसको फाइनली लेके आ चुका हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट कर दो कि वॉइस क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, वॉइस क्लियर हो है ना एकदम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे हिंदी में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे गद्यांश आपके पास शो होगा। गद्यांश में देखो, सबसे पहले गद्यांश क्या है, गद्यांश को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और फिर उसका आप लोग आंसर करके मुझे बताएंगे। देखो गद्यांश में लिखा है, आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से समस्या उत्तरोत्तर गूढ़ होती जा रही है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसे बस साध्य को पाने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वह भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता। वह इनके नित नित नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। ठीक है, आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्यपरायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज के सुख की कामना करना स्वयं मात्र है। ठीक है, मतलब एक सपने के जैसा है इस चीज़ की कल्पना करना। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको अगर पैराग्राफ समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर बहुत आराम से कर भी सकते हो। ठीक, देखो आप सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो कि नैतिक मूल्य क्या है। ठीक है, नैतिक मूल्य क्या है, आप इसका मुझे आंसर करो कि नैतिक मूल्य क्या है। ऑप्शन ए है सदाचार, कर्तव्यपरायणता, त्याग करना। ऑप्शन बी है भौतिक स्तर से ऊंचा उठना। ऑप्शन सी है सभ्यता का विकास करना एंड ऑप्शन डी है सफलता प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, चलो इसका आप लोग मुझे आंसर करके बताओ। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप लोगों को यहाँ पर देखो, मैंने आपको चारों ऑप्शन के पढ़ के बता दिए हैं, आप लोगों को यहाँ पे आंसर करके बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन के आंसर की बात करूंगा, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे पढ़ के सुनाया था कि इसमें सदाचार, कर्तव्यपरायणता और नैतिक मूल्य, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है ना। तो इसका पहला कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, पहले वाले का पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है। मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार होता जा रहा है, इसका मुझे आंसर चाहिए, जल्दी बताइए। तो देखिए, ज़्यादा टाइम आपको मैं पर क्वेश्चन के लिए दूंगा नहीं, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड का टाइम ही मिलेगा। ठीक है, तो आप फटाफट से आंसर करते रहिए, क्योंकि गाइस क्वेश्चन 160 है। अगर एक क्वेश्चन ने एक मिनट भी ले लिया तो 160 मिनट हो जाते हैं, यानी कि 2.5 घंटे से ज़्यादा समय हमारा लग जाएगा। तो हमें बहुत फास्टली ये करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दूसरे क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो बी वाला हो जाता है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि आधुनिक मनुष्य की प्रबलता, है ना, आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करके बताएंगे कि आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या रहती है।
देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी वाला हो जाता है, साध्य को पाना, है ना? इसका जो आधुनिक मनुष्य है ना, इसकी जो प्रबल इच्छा रहती है, वो क्या होती है? साध्य को पाना इसका क्या होता है? प्रबल इच्छा रहती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि भौतिक स्तर से ऊँचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? भौतिक स्तर से ऊँचा उठने के लिए मतलब फिज़िकल जो लेवल है, इससे ऊपर उठने के लिए मनुष्य आज क्या कर रहा है ना? वो क्या-क्या कदम उठा रहा है? तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, यानी कि विवेक और ईमानदारी का वो आजकल त्याग कर रहा है। ईमानदारी तो आजकल बची ही नहीं है, तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, किसके लिए? भौतिक स्तर से ऊँचा उठने के लिए, ठीक है गाइस? ओके। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि किन चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है? मतलब बेकार है बिल्कुल। अगर आप इन चीज़ों को त्याग देते हो तो समाज में आप सुख की जो कामना है वो करना आपका व्यर्थ हो जाता है। तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए वाला हो जाता है। अगर आप अपने नैतिक मूल्यों को त्याग देते हो, ठीक है? तो आपका समाज में सुख को प्राप्त करने की कामना बिल्कुल बेकार है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि अपनी-अपनी पार उतारना, अपनी करनी पार उतारना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी करनी पार उतारना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर डी वाला हो जाएगा कि अपने किए का फल भोगना, ठीक है? केवल अपने किए का ही फल भोगना, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कि अपनी करनी पार उतारना, ठीक है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाता है? डी वाला ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि अधोलिखित में, है ना? अधोलिखित में कौन-सा यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द इसमें से मुझे बताना जो नहीं है, याद रखिएगा क्या है? नहीं है, ठीक है? तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाता है वो डी वाला हो जाता है हाथ, यहाँ पर तत्सम शब्द ये नहीं है। हाथ क्या है? फिर एक तद्भव शब्द है, हाथ क्या है? एक तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिसकी भुजाएँ घुटनों तक लंबी हों, जिसकी भुजाएँ मतलब घुटनों तक आती हों, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसके लिए एक हिंदी में वर्ड बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं अजान बाहु। क्या बोलते हैं उसको? हम अजान बाहु बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब, ठीक है? क्या बोल रहा है कि द्रग ऊर्छत टूटत कुटुम्ब और जुरत चतुर चित प्रीति। तो इस मुहावरे का ये अभी तो और है, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि यहाँ पे सर द्रग ऊर्छत टूटत कुटुम्ब और जुरत चतुर चित प्रीति और परत गांठी दुर्जन ही है, दई नई यह रीति, उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें मुझे अलंकार बताना है, कौन-कौन से इसमें अलंकार हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें अलंकार कैसा है, ये क्वेश्चन फँसाने वाला है। ये अलंकार हमने कभी पढ़े ही नहीं, हम तो पढ़ते हैं उपमा पढ़ते हैं, श्लेष पढ़ते हैं, अर्थ अलंकार पढ़ते हैं, है ना? उपमा पढ़ते हैं, उपमेय पढ़ते हैं, उपमान पढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा पढ़ते हैं, इनमें तो कोई सा अलंकार हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसमें कौन-सा अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में? तो क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाता है असंगति, मतलब इसमें संगति नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, संगति अलंकार यहाँ पे हो जाता है, ठीक है मित्रों? चलिएगा, 10वां क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन-सा शब्द त्रुटिहीन है, मतलब गलत है, वो वाक्य क्या है यहाँ पे गलत हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला कि मेरे घर के पास पान की दुकान है, क्या है? मेरे घर के पास पान की दुकान है, तो यहाँ पर ये क्या है? त्रुटिहीन वाक्य है, ये गलत वाक्य है, ठीक है? याद रखिएगा, तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो ये वाक्य कैसा है? त्रुटिहीन, मतलब इसमें गलती नहीं है, याद रखिएगा। बाकी सारे जितने भी ऊपर के वाक्य हैं, इनमें क्या है? सब में गलती है, ठीक है मित्रों? चलिएगा, तो आगे देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, तो कौन यहाँ पर प्रसिद्ध लेखक रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, वो हो जाएंगे गोपाल राम मेहमरी, ठीक है? जो गोपाल राम मेहमरी थे, ये हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस लोको पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति बहुत फेमस है कि मुझे तोड़ फेंकना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है? कौन हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी इस पंक्ति के लेखक हो जाते हैं, ठीक है मित्रों? चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कह रहा है कि नभ में छपटत बाज लखी, ठीक है? नभ में
छपटत बाज लखी भूलियो सकल प्रपंच और कंपति तनु व्याकुल नयन और लावक हिलियो न रंच। ठीक है, इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो इसमें मुझे बताना है कि इस पंक्ति में, इस दोहे में कौन सा रस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाता है मित्रों, वो हो जाता है यहाँ पे सी वाला, यानी कि भयानक रस यहाँ पे हो जाता है। कौन सा रस हो जाता है, भयानक रस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो मुझे बताना है कि तत्सम शब्दों की जोड़ी इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाता है बी वाला यहाँ पर, तो दधी और भात ये तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है। प्रतिकूल का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रतिकूल का जो विलोम शब्द है, यानी कि उल्टा जो शब्द यहाँ पे हो जाता है, वो सवाल हो जाएगा अनुकूल। ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल इसके उल्टे शब्द ये हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए माना कि अनुरोध और आग्रह, तो इस शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक याचना करना, विनयपूर्वक याचना करना। इसमें अनुरोध का अर्थ तो हो गया, आपको बताना है कि आग्रह का अधिकार भावना से उद्धत याचना। ठीक है, क्या आग्रह करना का मतलब होता है अधिकार भावना से उद्धत क्या हो जाता है, याचना, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य को चुनना है मुझे। किसको चुनना है, विशेष्य को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाता है वो बी वाला हो जाता है, आकाश। क्या हो जाता है, आकाश यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक विशेष्य शब्द है। कैसा शब्द है, विशेष्य शब्द यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि उसने नहाकर भोजन किया। तो इस वाक्य में जो नहाकर है, इसमें कौन सा क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये कौन सी क्रिया का उदाहरण इसमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में सही आंसर क्या होगा, तो मुझे बताना है कि जो नहाकर है ये किस क्रिया का उदाहरण इसमें हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका बिल्कुल जो सही यहाँ पे आंसर हो जाता है गाइज, वो हो जाता है डी वाला। ये यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि राज्यपाल जो है इसमें कौन सी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा जो राज्यपाल होता है, जैसे हमारे सभी राज्यों में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, तो एक राज्यपाल तो अलग है, वो संविधान का टॉपिक है। यहाँ पर ये केवल एक शब्द है, तो इस शब्द में पूछा है कि कौन सी संज्ञा ये हो जाती है। तो 19 क्वेश्चन का बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें से डी वाला वाक्य सही हो जाता है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे थे। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं हम 21 के बारे में। तो 21वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है। अब रक्षाबंधन के बारे में आप सभी जानते हो, एक त्योहार है, लेकिन एक नाटक भी है ये। तो इसका मुझे बताना है कि इसके रचयिता कौन हो जाते हैं। तो इसके रचयिता मेरे बी वाले यहाँ पर देखिए हरि कृष्ण प्रेमी जो हैं, ये इसके रचयिता हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं अब, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा। तो योग रूढ़ शब्द के बारे में मुझे बताना है। तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर डी वाला हो जाता है, पंकज। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द यहाँ पे क्या है, पंकज, यहाँ पे योग रूढ़ शब्द हो जाता है। ठीक है गाइस, इसकी एक्सप्लेनेशन, अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसकी एक्सप्लेनेशन तो कराओ। देखो गाइस, ये प्रैक्टिस सेट ही 160 क्वेश्चन का है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन भी कराने लग जाऊंगा तो 6 घंटे कम से कम निकल जाएंगे। इसके लिए गाइस हम अभी एक परचेज बैच लॉन्च करेंगे जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसमें हम देंगे आपको अलग अलग टीचर्स के साथ। तो अभी तो फिलहाल आपको सभी कुछ फ्री मिलेगा। कम से कम मैं इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व कराऊंगा अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो। ठीक है तो याद रखिए 23वां क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये है कि पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो पैतृक शब्द है एक, तो इसमें मुझे प्रत्यय ढूंढ रहे हैं। अब प्रत्यय ढूंढने का तरीका होता है कि लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाले में आपको यहाँ पे देखना है। तो पैतृक शब्द में जो यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा वो देखिए हो जाएगा इक। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इक यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो जो आम के आम गुठलियों के दाम होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ए वाला होगा, दोहरा लाभ। क्या होगा, दोहरा लाभ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपने आम बेचे, फिर आपने गुठलियों को भी बेच दिया, तो गुठलियों के भी दाम लगा दिए, आम के भी दाम लगा दिए, तो इसका मतलब आपको दोहरा लाभ हो गया। 25वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप सभी को पता है कि ईर्षा, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 24 का उत्तर हो जाएगा ए वाला, 25 का उत्तर हो जाएगा डी वाला। 26वां क्वेश्चन देखिए कि होश उड़ जाना, इसके लिए एक उपयुक्त मुहावरा बताइए। तो होश उड़ जाना इसके लिए उपयुक्त मुहावरा हो जाता है, देखिए यहाँ पर कि सिट्टी बिट्टी गुम हो जाना। क्या हो जाना, सिट्टी बिट्टी गुम हो जाना। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 17वां, यहाँ पर एक मुझे क्या दे रखा है
एक दोहा दे रखा है, इसमें मुझे अलंकार बताना है, ठीक है? एक पंक्ति है, इसमें मुझे अलंकार बताना है, देखो पढ़ लेते हैं। तो परवारो उर्वशी, ठीक है? तो परवारो उर्वशी, सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, के हैं उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मुझे अलंकार बताना होगा। तो 27वें क्वेश्चन में जो अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाता है मेरा ए वाला, यमक अलंकार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? 28वां क्वेश्चन देखिए कि द्विज, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? तो द्विज के जो अनेकार्थी शब्द हैं, उसमें से कौन सा शब्द इसमें नहीं आता? तो इसमें गाइस याद रखिएगा, विदेह जो शब्द है ये इसमें नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 28 का डी यहाँ पर और 27 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। 29वां देखिए कि विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, संधि विच्छेद मुझे किसका बताना है? विच्छेद का ही संधि विच्छेद करके बताना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 29 का सही आंसर सी वाला हो जाएगा, वी प्लस छेद, ठीक है? वी प्लस छेद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि मेरा नया बचपन, इस कविता, ये कविता जो है वो किसने लिखी है? तो मेरा नया बचपन, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर डी का बी आंसर सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का ने यहाँ पर कौन सी कविता लिखी है? मेरा नया बचपन, ठीक है? याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पर 31 की बात करते हैं कि छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो छह ध्वनि जो होती है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है, जब आप इसको बोलेंगे ना छह, क्या बोलेंगे आप इसको? जैसे हम इसको बोलोगे ना छह, तो आपकी जो आवाज़ आ रही है वो तालव्य से आ रही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ठीक है? 31 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 32 का सही आंसर यहाँ पे हो जाता है डी वाला, तो 7 यहाँ पर सही आंसर मेरा हो जाता है, ठीक है? तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 7 यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां कि राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, उपयुक्त पंक्ति में छंद का चयन कीजिए। तो इसमें छंद का मुझे चयन करना होगा। 33वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग मुझे करके बताओगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोहा छंद इसमें हो जाता है। कौन सा हो जाता है? दोहा छंद इसमें हो जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन-कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? जो मूर्धा से जिनकी आवाज़ निकल के आती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ट, ठ, ड और ढ, तो ये मूर्धा वाले व्यंजन मेरे होते हैं। ठीक है दोस्तों? जो 34 का यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाता है। 35वां देखेंगे कि माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? तो माटी की जो मूर्तें हैं, ये जो रेखा चित्र है वो किसने लिखा है? तो याद रखिएगा 35 का डी आंसर सही हो जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या हो जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? माटी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आवारा महिषा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हमारे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ये अभी तक पीछा नहीं छोड़ पा रही है। आवारा महिषा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो 36 का जो सही आंसर है बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, इनका इसमें जीवन का उल्लेख किया गया है। 27 में 37 में देखिए कि दिए हुए वाक्यांशों में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि त्रुटि ना हो तो डी विकल्प को आपको चुनना है। देखो, अब इसको पढ़ो। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, ठीक है? दौड़ नहीं जाता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। तो इस वाक्य में त्रुटि है या फिर नहीं है? आपको ये अगर है तो कौन से भाग में हो जाती है? तो याद रखिएगा इसमें बी वाले भाग में त्रुटि हो जाती है, ठीक है? कौन से वाले भाग में? बी वाले भाग में इसमें त्रुटि हो जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? 37 का बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38वां कि यह काम मैं आप कर लूँगा। इस पंक्ति में आप क्या है? यह काम मैं आप यानी कि खुद से ही कर लूँगा। तो इसमें मुझे ये बताना है कि इस पंक्ति में जो आप है वो क्या इसमें हो जाता है, ठीक है? तो 38 का भी निजवाचक हो जाता है, मतलब वो खुद करने की बात कर रहा है। तो खुद मतलब क्या हो जाता है? निज, निज मतलब निजी, ठीक है? मैं खुद से कर लूँगा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम मेरा हो जाता है। 39वां क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से प्यार से देखेंगे कि छंद छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? तो छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? तो 39 का जो सही आंसर है गाइस वो ए वाला हो जाता है। 3 वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? गण यहाँ पे कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए 40वां क्वेश्चन, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाता है? तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या हो जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, कवि कल्पनाशील होता है। क्या होता है? कवि जो होता है वो कल्पनाशील मेरा होता है, ठीक है? तो 40 का सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है, ठीक है दोस्तों? चलिएगा। अब उसके बाद देखिए विज्ञान यहाँ पे हम देख लेते हैं। विज्ञान में हमारे क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछे जाएँगे। फिज़िक्स को आप लोगों को रट के फेंक देना है, अगर आप अच्छा स्कोर इसमें करना चाहते हो तो। अब देखो यहाँ पर 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई किसकी है? तो एसआई पद्धति में जो न्यूटन सेकंड है, ठीक है? न्यूटन और सेकंड, तो न्यूटन बल की होती है, ठीक है? और सेकंड किसकी होती है? समय की होती है।
तो 41 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, संवेग ए बल, बल का आवेग, ठीक है। तो संवेग की जो यहाँ पर यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर सेकंड होती है, ठीक है। सॉरी, पर नहीं होता, न्यूटन सेकंड ही होती है। और 42वां क्वेश्चन देखेंगे, एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो क्या होता है, 10 की पावर माइनस के 2 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 माइक्रोन यहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो 42वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेरा डी वाला। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी हो जाएगी 43वें क्वेश्चन की, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो विस्थापन है ये मेरी सदिश राशि हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें दिशा जरूर चाहिए होती है विस्थापन में। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी। तो याद रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो आप सभी को पता है, इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा, और किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी। किसने दी थी, न्यूटन ने ये दी थी, ठीक है। अब एक समान गति वाला पिंड क्या होता है। तो एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, या फिर एक समान वेग होता है। तो एक समान गति वाला जो पिंड होता है, जो एक समान गति से चल रहा होता है, तो उस पे क्या होता है, तो उस पे हमेशा त्वरित होता हो सकता है, क्या हो सकता है, वो त्वरित हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला देखिए 46वां क्वेश्चन है कि जब एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है, ठीक है। तो पहाड़ी पर चढ़ रहा अगर एक ड्राइवर है तो उस पर वो जो गियर का जो अनुपात है वो क्या रखता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर वो 1 से कम रखता है, क्या रखता है, 1 से कम रखता है अनुपात को, ठीक है। याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 47 है कि 10 अश्वशक्ति के मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है। तो कितने मीटर यहाँ पर पानी, कितना पानी यहाँ से खींचा जा सकता है। तो 47 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है गाइस, वो हो जाता है बी वाला, यानी कि 100 किलोग्राम। कितना, 100 किलो यहाँ पर पानी खींचा जा सकता है। अब ये न्यूमेरिकल है, इसको मैं सोल्व करा था, लेकिन कराऊँ कैसे, मेरे पास लिखने के लिए कोई साधन ही नहीं है। 48वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये भी न्यूमेरिकली यहाँ पे हो जाता है। 48वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो जब बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में होते हैं तो बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसको हम क्या बोलते, वो कैसा होता है, धनात्मक कार्य वो होता है, ठीक है। मतलब जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसी दिशा में विस्थापन होगा, तो उसी के कैसा कार्य होगा, वो धनात्मक कार्य वो हो जाता है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक चलती ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, ठीक है। एक चलती कोई भी कुछ भी कार मान लो, वो घूर्णन कर रही है किससे, ओमेगा वेग से, ठीक है। अब एक बल उस पर एफ जो है उस बिंदु पर लगाया जाता है जिसका घूर्णन अक्ष से स्थिति आर वेक्टर हो जाता है। तो इस बल के कारण चकती पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है वो क्या होगा। तो 49वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो मित्रों सी वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आर गुणा एफ यहाँ पर वो हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो ये जो दिशा दे रखी, ये दिशा का निशान यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। कहाँ पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखिएगा, जो जी का मान है वो हमेशा ध्रुवों पर अपरिवर्तित रहेगा। जितना मान अभी है ना जी का, ठीक है, उतना ही मान घूर्णन करने के बंद करने के बाद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51वां कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, तो इसका कारण क्या है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, तो इसका कारण क्या है। तो 51 का सही आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाता है, अपकेंद्र बल, ठीक है। क्या होता है, अपकेंद्र बल यहाँ पर होता है। बाकी सारे बल आप यहाँ पे जानते ही हो, ठीक है। 42वां वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्र बल ही काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 52वां, ये कह रहा है कि जल के भारानुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो जल में जो हाइड्रोजन होता है और जो ऑक्सीजन होता है उसका अनुपात क्या होता है, आप सभी जानते हैं। 52वें क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाता है, 1:8। कितना हो जाएगा, 1:8 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 53वां क्वेश्चन देखिए, कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ में झाग उत्पन्न नहीं करता, क्यों। तो इसका कारण क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो इसका कारण यहाँ पे हो जाता है गाइस, वो यहाँ पर जो हो जाता है बी वाला हो जाएगा, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले रहते हैं। तो कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड दोनों ही घुले रहते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट रहेगा या फिर कैल्शियम क्लोराइड रहेगा, मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड रहेगा, ठीक है। 54वां क्वेश्चन देखिए, फैराडे का प्रथम नियम जो है वो किससे संबंधित था। तो फैराडे का अगर आपने 3 नियम पढ़े हैं तो पहला नियम जो फैराडे का यहाँ पे हो जाता है वो किससे संबंधित हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये W बराबर ZIT इससे संबंधित हो जाता है। 55वां क्वेश्चन देखिए, भारी जल का निम्न में से रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा D2O, ठीक है। तो 55वें क्वेश्चन का D2O करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों, बी वाला। 56वां क्वेश्चन देखेंगे, 56वां क्वेश्चन है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन,
ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, तो 56 का सही आंसर ए वाला हो जाएगा। उनको हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हाइड्रोकार्बन के नाम से उनको बोलते हैं। 57वां क्वेश्चन है कि कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा 57वें का सी वाला आंसर सी हो जाएगा, ली बेल, या फिर उनको वॉन हॉफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 2 साइंटिस्ट थे, ली बेल थे और कौन थे? वॉन हॉफ यहाँ पर हो जाते हैं। 58वां क्वेश्चन देखिए, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है? तो जिसमें त्रिबंध होते हैं, मतलब जिसमें 3 बंध होते हैं, तो त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो 58वें क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताना था, तो याद रखिएगा डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, CnH2n माइनस के 2 करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक, 59वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन देता है? तो एसिटिलीन जो है यहाँ पर वो कौन सा यौगिक जो है वो देता है? तो 59वें क्वेश्चन का सही आंसर बी वाला हो जाएगा, CaC2। ठीक है, CaC2 करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 60वां क्वेश्चन देखिए कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके गैस कौन सी गैस रिसाव के कारण वो हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने डैश के लिए खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो याद रखिएगा जो खेड़ा है ना, तो 61वें क्वेश्चन का सही आंसर सी वाला हो जाएगा, गुजरात में है। कौन सा है? कहाँ है ये? गुजरात में है खेड़ा जिला। तो यहाँ पर गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में किया था चंपारण का, इसको चंपारण भी बोलते, चंपारण का सत्याग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए 62वां क्वेश्चन है कि संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। तो संसाधनों के वितरण के आधार पर देखिए यहाँ पर ये सर्वव्यापक संसाधन जो है ना वो वर्गीकृत हो सकते हैं। तो 62वें क्वेश्चन का सी आंसर सही आंसर हो जाता है। 63वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर पर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आप सभी को पता है कि हमारे पैर में वो हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है उसका? फीमर उसका नाम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 64वां क्वेश्चन की यह बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत होता है। जो बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो विपरीत जो होता है वो क्या होता है? तो 64 का जो सही आंसर है गाइस वो सी वाला हो जाता है, उसको बोलते हैं नी भाग। क्या बोलते हैं उसको? नी भाग उसको बोलते हैं। ठीक है, 65वां क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय था वो किसको प्राप्त हुआ था? तो जेम्स प्रेसम को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है 65 का ए वाला। ठीक है, 66 में देखिए, अहमद उल्ला फैजाबादी, क्या है? अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस स्थान पर समांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो समांतर सरकार की बात कर रहे हैं, तो 66 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा, फैजाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 67वां कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर प्रावधान है? मतलब वहाँ पर आपको समान अवसर ही मिलेंगे नौकरी करने के लिए। तो 67 का जो सही आंसर है गाइज वो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि आप को सभी को, कोई भी हो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको बिल्कुल समान मौका दिया जाएगा सरकारी रोजगार में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भारत में जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो प्रणाली थी वो कब लागू हुई थी, ये मुझे यहाँ पर बताना होगा। 68 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 1 जुलाई याद रखिएगा। तो जीएसटी जो है ना ये कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 69 में क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको बहुत अच्छे से हमें करना है। देखो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का आप सभी को पता है, कुत्थी जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 में, कोंकण रेलवे मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर जाता है? तो कोंकण जो है, कोंकण कौन से तट को बोलते हैं? तो कोंकण तट जो है केरल वाला तट हो जाता है, यानी कि ये पश्चिमी वाला तट यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, ये पश्चिमी घाट है, बिल्कुल सही है, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। पूर्वी घाट जो है इसको हम यहाँ क्या बोलते हैं? तो इसको सह्याद्री भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना। 71वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था? ठीक है, तो फांसी की सजा से बच गया था, 71 में का सही आंसर डी वाला हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद ये बच गए थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती? पश्चिम की ओर की बात करें तो यहाँ पर अरब सागर में वो नहीं जाती है। नर्मदा जाती है, ताप्ती जाती है और साबरमती भी जाती है, लेकिन कावेरी नहीं जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे ये मिलाने हैं, मिलान करना है मुझे, इसमें क्या होगा? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वानिकी दिवस, जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो सी का चौथा देख लेना, सी पर चौथा आना चाहिए। ठीक है, सी पर चौथा आना चाहिए। तो सी पर जो है
तो सी पर देखो यहाँ पर भी चौथा आ रहा है और यहाँ पर भी चौथा आ रहा है। तो ऑप्शन मुझे और मिलाने पड़ेंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मुझे पता है। ओजोन दिवस जो है, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। तो पहले पर दूसरा देखना चाहिए, पहले पर दूसरा देखना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बस इसमें एक या दो ऑप्शन ही मिलाने होते हैं, बाकी ये खुद से मिल जाता है। 74वां क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा के लिए केवल 2 ही गैसें जिम्मेदार हैं। कौन-कौन सी हैं एक बताएँगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं, यही जिम्मेदार हैं किसके पीछे? अम्लीय वर्षा के पीछे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आप लोग मुझे बताएँगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है? तो राष्ट्रपति में जो निहित होती हैं, याद रखिएगा 75 का सही आंसर जो यहाँ पे हो जाता है वो सी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में निहित ये होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो वेब पेजेस को जब मैं डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से मुझे किसकी आवश्यकता होती है? 76 का जो सही आंसर का सी वाला हो जाएगा, HTML की मुझे आवश्यकता होती है, ठीक है। 77वां क्वेश्चन देखेंगे कि विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को में टाइप किया जाता है, ठीक है। तो मैं जिस वेबसाइट पर विजिट कर रहा हूँ तो उसका जो एड्रेस है मैं उसको कैसे मतलब किस प्रकार से उसको मैं टाइप करता हूँ, उसको एड्रेस बार में मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। जिसको हम सर्च इंजन बोलते हैं ना, जहाँ पर हम उसको सर्च कर लेते हैं उसको एड्रेस बार बोला जाता है। ई कॉमर्स के प्रयोग में यूजर्स जो है वो किन निम्न में से किसकी बचत कर सकता है? तो ई कॉमर्स का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम किसकी बचत कर सकते हैं? तो 78 का सही आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। उसमें हम यहाँ पे सबकी बचत कर सकते हैं, समय की, कार्य की और धन की, ठीक है। 79 देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो लोक अदालतें हैं, ठीक है, उसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 79 का सही आंसर बी वाला हो जाएगा। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1987 में। अगला क्वेश्चन देखिए 80वां। जैसा कि प्रैक्टिसाइड चल रहा है तो अब हम मैथ्स का डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। 64 लीटर वाले डीजल के एक टिन से 8 लीटर डीजल बाहर निकाला गया और उसमें उतना ही पानी मिलाया गया। यदि इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है तो अंत में टिन में डीजल की कुल कितनी मात्रा रह जाएगी? जो हमारे पास टोटल मिक्सचर है वो 64 है, ठीक है। और निकाला कितना गया है? 8 लीटर। इसे सिम्प्लीफाई कर लेंगे। आर टी का मान 64 1/8। तो ये हमने निकाला है, ये तो बचा कितना? 64 का 7/8। अब इस प्रक्रिया को 2 बार और करा गया है तो 7/8 7/8। तो 64 से गया तो 7 का क्यूब होता है 343/8। तो 8 चौक 32, 23 हो गया। 8 या 24 3 बार 2 बार जाएगा, ये तो आंसर इसका 42 समथिंग आएगा, जो कि इसमें सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है अब, तो इसका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाह्नवी की आयु जन्नी से 4 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद जाह्नवी जन्नी से 2 गुना बड़ी होगी। जाह्नवी की वर्तमान आयु पूछी है। तो जाह्नवी की आयु जन्नी से 4 गुना है। जाह्नवी की आयु का जन्नी की आयु से रेशियो जो है वो 4:1 है। और अब से 10 वर्ष बाद जाह्नवी जन्नी से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट का रेशियो है, ये 10 वर्ष बाद का है, तो 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर गैप देखते हैं हम। गैप यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे, 2 इधर 0 है, तो हम क्या करते हैं इनका डिफरेंस लेते हैं और रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 1 से कर देंगे, यहाँ 3 से कर देंगे, तो ये आएगा 4:1 और ये आएगा 6:3। तो यहाँ 3 का गैप आ गया, सॉरी 2 का गैप आ गया। तो टोटल ईयर कितना है? 10, और गैप कितना है यहाँ पर? 2 का, तो 2 5 वर्ष। अब किसकी पूछी है? जाह्नवी की वर्तमान आयु पूछी है, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 वर्ष, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका आंसर बी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुधीर अकेला किसी कार्य को सुधीर अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा मनदीप अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है।
मनदीप अकेले ने इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को सुधीर अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो सुधीर कर रहा है 18 दिनों में किसी कार्य को, मनदीप करता है 15 दिनों में किसी कार्य को। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 और 15 का एलसीएम 90 होता है, तो 5 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। अब वो बोला है कि मनदीप अकेले ने इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, मनदीप की कार्य क्षमता है 6, तो मनदीप 5 दिन करेगा 30 कार्य। जब 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 बचेगा, और 60 को संदीप करेगा 5 की कार्य क्षमता से। तो वो कह रहा है कि सुधीर शेष कार्य को सुधीर अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो सुधीर करेगा 5 की क्षमता से 12 बार 12 दिन में, और यही इसका आंसर है, जो कि ये ऑप्शन है इसमें। अब 84 में देखते हैं। 7:11 के प्रत्यय पद में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। ये तो हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। देखिए, जब भी हम ऑप्शन से सवाल करते हैं तो हम कभी सही आंसर नहीं देखते, हम देखते हैं पहले गलत आंसर। तो हम शुरुआत करते हैं। 7:11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि रेशियो 3:4 हो जाए, वो भी न्यूनतम पूछी है इसमें। तो जोड़ते हैं, ये 15 और ये 20, ये रेशियो हो रहा है 3:4। ये आंसर पॉसिबल हो सकता है। अब 7:11 में हमें स्पीडली वर्क करना है, स्पीड से करनी है कैलकुलेशन। 7×4 = 11, तो ये 11 प्राइम नंबर होता है जो इकट्ठा नहीं है, तो इसका 4 आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इसी में ही 7:11 में 6 से जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 13, तो 13 में प्राइम नंबर ये भी नहीं कटा, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। अगर हम 7:11 में 5 जोड़ेंगे तो 12, और ये हो जाएगा 16, जो कि 4 से सिम्प्लीफाई हो रहा है, तो न्यूनतम संख्या 5 है इसका, इसलिए 5 आंसर है। आंसर 8 भी हो सकता है, लेकिन इनने मिनिमम नंबर पूछा है, तो मिनिमम नंबर 5 है इसमें। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत, तो ये रेशियो दे रखा है सीपी से एसपी का, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किस पर 10 पर, तो 10% इसका आंसर है प्रॉफिट, जो कि बी ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक समूह की 5 संख्या का औसत 10 है। इस समूह में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नए समूह का औसत 12 हो जाए। तो देखिए, इस सवाल का जो एवरेज वाले सवालों का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल नंबर। तो हम पहले यहाँ से वो निकाल ले रहे हैं योग, और 50 हो गया। अब वो कह रहा है कि समूह कौन सी संख्या जोड़ी जाए। सपोज हमने इस संख्या में इस समूह में k संख्या जोड़ दी, तो 5 संख्या पहले थी, तो अब कितनी हो गई 6, तो एवरेज 12 हो रहा है। तो इसे सिम्प्लीफाई कर लेंगे, तो ये 50 प्लस k 12 6 72, तो k = आ गया 22, और इसका यही आंसर है, जो कि इसका सी ऑप्शन है। अब वो ये बोल रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है। वो सबसे छोटी संख्या पूछी है उसने, तो हम इसे ऑप्शन से कर लेंगे। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, और एलसीएम एचसीएफ के सारे सवाल ऑप्शन से हम कर सकते हैं, तो इसे भी ऑप्शन से कर लेंगे। हमें जो है आंसर लाने से मतलब होता है, चाहे हम कॉन्सेप्ट से करें या बेसिक से करें, कैसे भी करें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आंसर आए, चाहे वो ऑप्शन से आए या बेसिक से करके लाएँ। लेकिन बेसिक से हर एक सवाल नहीं कर सकते हम टाइम रहते हुए, इसलिए हमें ऑप्शन उठानी पड़ेगा। हमें कोशिश करनी है कम से कम कैलकुलेशन करें और कम से कम पेन का यूज़ करें। तो देखो, अगर मैं इसे पहले मैंने अभी बताया था कि पहले हम गलत आंसर ढूंढते हैं, ना कि सही आंसर। अगर मैं 751 को 15 से डिवाइड करूँगा तो 1 शेष बचेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और अगर मैं 851 को 15 से डिवाइड करूँगा तो 15 पंजे 75, या इसमें 15 पंजे 75, 11 शेष इसमें बच रहा है, ये आंसर हो सकता है। अब मैं
831 को 15 से डिवाइड करूँगा तो 15 पंजे 75, ठीक है। और फिर ये बचेगा 81। फिर यहाँ तो आपका 6 बच रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये इधर देखो, ये हो जाएगा 15 चौका 60, ठीक है गाइस, ये हो गया 60। ये 13 131, तो ये हो गया, तो यहाँ 15 53 15, तो ये हो गया 15 सत्ते 15 अट्ठे 120, तो यहाँ बच रहा है 11। तो इन दोनों में देखते हैं, तो 16 में से डिवाइड करते हैं, तो ये 15 से तो डिवाइड हो गया, या 16 से करते हैं, 16 पंजे 80, और फिर 51 हो गया, तो 16 तिया 48, तो यहाँ नहीं बच रहा शेष, यहाँ 3 बच रहा है, तो ये इसका आंसर है फिर ए ऑप्शन। आप चाहें तो खुद ही सिंप्लीफाई करके देखना, और इसका ए ऑप्शन ही है। हमें जब 3 ऑप्शन हमें पता चल जाते हैं तो हम चौथे को नहीं चेक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विशाल अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है। 4% अनाथालय को दान करता था। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि अब उसके पास 10,800 बच्चे हों तो उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है, उसकी मासिक आय पूछी है, तो हम इसे 100% मान के कर लेते हैं। माना कि उसकी मासिक आय 100% है। अब वो 4% तो अनाथालय में दान कर देता, तो बचा उसके पास कितना? 24/25, और 10% वो बैंक में जमा कर देता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो बैंक में कर देता है, तो 9/10 बचता है उसके पास, बराबर 10,800। ठीक है, जब इसे हम सिम्प्लीफाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अभी 9 से काट लो इसे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये गया 24, तो 2% बराबर आ गया 250। तो इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100% हो जाएगा, इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 पंजे 125, और 2 जीरो ऐसे आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तो जो कि इसका ऑप्शन सी ऑप्शन बैठ रहा है, तो इसलिए इसका 12,500 आंसर है। जो इसकी मासिक आय है वो है 12,500 रुपये। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेनें प्रत्येक 225 मीटर लंबी निकटवर्ती पटरियों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज़ ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती हैं, और जब एक दूसरे को तरफ समान गति से चलती हैं वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। तेज़ ट्रेन की गति का पता लगाइए। आपको जब भी ये वाला क्वेश्चन करना होता है तो आपको केस पता होने चाहिए। जब भी 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनकी जो लेंथ होती है उनकी लंबाइयों का सम होती है। तो आइए, प्रत्येक 225 मीटर ट्रेन है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 450। अब वो ये बोल रहा है कि 90 सेकंड में, तो यानी कि स्पीड का रेशियो आ गया। माना कि तेज़ वाले की स्पीड S1 है और स्लो वाले की स्पीड S2 है। 90 पेट्रोल पर चलती है, जब एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं, जब वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो स्पीड घटती है, हम चाल घटा देते हैं। और वो कह रहा है कि जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती हैं तो वो एक दूसरे को 10 सेकंड पार करती हैं। एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो 23 से 90 सेकंड में, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 ट्रेनें प्रत्येक 225 मीटर लंबी निकटवर्ती पटरियों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज़ ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है, और जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती हैं वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। तेज़ ट्रेन की गति का पता लगाइए। तो माना कि सपोज तेज़ ट्रेन की गति S1 है और धीमी ट्रेन की गति S2 है, तो आपको इसके केस पता होने चाहिए। जब भी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो जो उनकी लंबाइयों का सम होता है वही डिस्टेंस होती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है 225, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई हो जाएगी 450, और 90 सेकंड में पार करती है, तो ये स्पीड का रेशियो है। और वो विपरीत दिशा में है, जब एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज़ ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती हैं। ठीक है, जब वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो वही, तो तेज़ ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है। तो यहाँ पर स्पीड का
डिफरेंस आ जाएगा। और आगे देखते हैं, और जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। और जब वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो यहाँ पे क्या होती है, स्पीड ऐड होगी क्योंकि एक दूसरे की तरफ आती हैं वो। तो S1 S2 बराबर 450/10। तो इसे सिम्प्लीफाई कर लेंगे हम, 0 से 0 गया, 9 पंजे 45, इससे ये गया तो 45। और उसने पूछा है कि त्रियशिक गति क्या है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं कि हम इसे जोड़ेंगे नहीं। तो हम जब भी हमें S1 की वैल्यू निकालनी होती है तो हम जोड़ के घटा देते हैं। 45 + 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 का आधा 25। और इसका 25 ही 25 मीटर पर सेकंड में आएगा इसका आंसर, मीटर पर सेकंड में। जब भी हमें किलोमीटर में लाना होता है तो 25 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 बार गया, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि यदि P की आय Q की आय से यदि P की आय Q की आय से 20% अधिक हो तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। अब ये बोल रहा है कि P की आय Q की आय से, माना Q की आय 5 है तो P की आय कितनी हो जाएगी 6। रेशो ले लेते हैं। तो Q, जब भी वो पूछे कि ज़्यादा या कम पूछे तो हमेशा रेशो ले लेना है हमें। तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो Q की आय P की आय से, तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है, 1 कम है। और किसकी, P की, जिससे वालों से बटे हम लिख देते हैं। तो P की आय से 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16/6%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है अब इसमें। इसका डी ऑप्शन सही आ रहा है, तो इसका यही आंसर है, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली नाव को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली धारा के विरुद्ध 108 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। धारा के विरुद्ध आ रहा है, जब भी धारा के विरुद्ध जाता है तो चालें घटती हैं। और दूरी कितनी है 108, और दूरी है 108 किलोमीटर। और धारा के विरुद्ध जा रही है तो 16 में से 4 घटा देंगे तो 12 बचेगा किलोमीटर पर आवर। तो जब भी 12 से आएगा तो 8 बार जाएगा, तो इसका 8 आर आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि ज़्यादा मतलब आसान होते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 रुपये में 11 संतरे खरीद कर यदि 28 रुपये में 9 संतरे का भाव से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए इसका बिल्कुल सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, इधर लिख लो दर, इधर लिख लिए मूल्य। तो क्या कहता है वो, 28 रुपये में 11 संतरे, 28 रुपये में 11 संतरे खरीद कर, 28 रुपये में 11 संतरे खरीद कर यदि 28 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेचा जाए, 9 संतरे 28 रुपये में, तो इसकी ऐसे सिम्प्लीफाई कर लीजिए। तो जब 11 की इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 11 88 और 308 आ जाएगा। जब इसकी इससे सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 270 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो 252 आएगा, जो कि ये होता है हमारा CP और ये आता है हमारा SP। और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 और 56, किस पे निकालना है 308 पर, और परसेंटेज में वैल्यू पूछी है तो ये हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट है, हमारा CP है। तो 14 से काट देते हैं हम, 14 चौका 56, सॉरी 4 से सिम्प्लीफाई होगा, ये 4 से काट देते हैं हम तो जो 14 बार जाएगा, और ये जाएगा 4 7 28, तो 4 7 28। अब ये हो जाएगा 1400/77%। अब ये जाएगा 77 से, देख लेते हैं हम कितनी बार जा जाएगा। तो
तो मैं क्या संतरे खरीद कर, यदि 28 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये देखिए, तो इधर लग लेते हैं हम दर और इधर लिख लेते हैं हम मूल्य। अब वो क्या कह रहा है कि 11 संतरे खरीद कर 28 रुपये में, अब वो क्या बेचा है कि 28 में 9 संतरे के भाव से। तो देखिए, ये आता है हमारा CP इधर, और इधर आ जाता है हमारा SP। तो जब इसकी 9 × 28 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर 27 270 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो 252, और इधर आ जाएगा हमारा 88 22 और 8 308। ठीक है, तो हमें प्रतिशत लाभ पूछा है इसने, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और 56 किस पर, 252 पर। 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो ये 4 से कट रहा है, तो ये 4 से जाएगा 14 बार, और ये जाएगा 6 3 12, तो ये हो जाएगा 1400/63, और परसेंटेज का साइन ऐसे लगा देंगे। तो ये देखते हैं हम कितनी बार जाएगा। तो ये 63 से, अगर हम 63 से 40 को भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन, को कि हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना, हमें बस थोड़ा बहुत देखना है, हमें डिजिट देखनी होती है बस। ये कितनी बार जाएगा, ये दो ही बार जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका आंसर है। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, हमें आंसर आने से मतलब होता है। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब 6 को 64 अंकों तक 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर पहली बात तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। 17 एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर हर किसी के केस में काम करेगा 64 अंकों तक। अगर मैं इसे 64 अंकों तक लिखता हूँ ऐसी, तो 64 अंकों तक मान लीजिएगा, ये 64 अंकों तक है। तो हमें क्या होता है कि किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बना लीजिए, 3 का पेयर बना लीजिए, फिर उसे घटा दीजिए। अगर 666 में 666 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 एक ऐसी संख्या है जो हर एक की संख्या से विभाजित हो जाती है। तो इसका शेषफल जो आएगा वो 0 ही आएगा, इसलिए इसका C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 800 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। इस केस में क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों ऐड होती है। तो जब हम 600 में 800 ऐड करेंगे तो 1400 आएगा, 1400 मीटर बटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर है सेकंड्स में, तो इसे हम 15/18 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 हो गया, 6 3 18, तो ये आएगा 14 2 3, तो ये आएगा 14 3 42 दूनी 84 सेकंड में आंसर है इसका। तो 84 सेकंड लगेंगे ट्रेन को पार करने में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार्य को ए और बी क्रमशः 16 दिनों और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक जुड़ा रहा। कार्य कितने दिनों तक चला। ठीक है, अब ए और बी, ए करता है 16 दिनों में कार्य और बी करता है 18 दिनों में कार्य। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 16 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 144। पहाड़े अच्छे से याद होनी चाहिए आप लोगों को। और अगर जब 144 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। तो वो कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गए। तो 4 दिन तक तो अकेला कार्य किया। तो जब 4 दिन तक करेगा तो कितना कार्य करेगा, 36 काम करेगा। तो इसलिए हम 144 में 36 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108 कार्य बचेगा। तो 108 कार्य जो है वो ए और बी दोनों मिलके करेंगे, ए और बी दोनों मिलके करेंगे। तो दोनों 17 आ गया, 17 आ जाएगा इन दोनों की क्षमता का योग। तो ये हो जाएगा 17 छिक्का 102, 17 छिक्का तो 6 बार गया ये पूरा, और पूरा नहीं और थोड़ा बच भी रहा है। तो ये हो जाएगा 17 छिक्का 102, यानी कि कितना बचेगा 6। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 17 3 51, 6.3 आंसर, 6.3 समथिंग कुछ आएगा, जो कि बी ऑप्शन है हमारा। 6.35 दिन दे रखे हैं तो इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, हमें बस सिर्फ आंसर से मतलब होता है। एग्जामिनर आपको सवाल में ऑप्शन ज़रूर देगा, तो हम क्यों ना थोड़ा ऑप्शन का फ़ायदा उठा लिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये घातांक करने का क्वेश्चन है ये।
तो ये क्या है ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ये है। तो क्या होता है कि 7 दूनी 14, 14 में से 1 कराएंगे तो 13/7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा। 13 चौका 52, अगर 52 में से 1:7, 7 घटाएंगे तो 45/13 आएगा, और फिर 45/13 ऊपर पहुंच जाएगा तो 13/45 हो जाएगा, और जो कि इसका यही आंसर है। जब 1 की 13/45 से गुणा करेंगे तो 13/45 ही इसका आंसर आ जाएगा, जो कि दे रखा है। और ये आ जाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6:7:9 के अनुपात में हो तथा सबसे छोटी भुजा 42 मीटर की हो तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखिए बिना पेन उठाए वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी इसमें बड़ी और छोटी का डिफरेंस दे देते हैं तो हमसे परिमाप पूछ लिया जाता है, कभी इसमें बड़ी भुजा दे देते हैं तो हमसे परिमाप पूछ लिया जाता है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाई ऑप्शन ही कर लेंगे हम इसे स्पीडली। तो 15 और 7 22, तो यानी कि जो भी कोई आंसर होगा वो 22 का मल्टीपल होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम प्राइम नंबर किसी से नहीं कटता, इसलिए हम प्राइम नंबर को पहले पकड़ते हैं। तो आइए हम एक एक करके चेक करते हैं। क्या 174 11 से कटता है? काट के देखते हैं। 11 कम 11 64 हो गया जी, नहीं कटता। यहाँ पर चाहे तो आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हो, जो कि आपको पता होने चाहिए। क्या 144 11 से कटता है? नहीं कटता। क्या 154 11 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 164 11 से कटता है। 11 में 11 54, नहीं कटता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो आइए सॉल्व करते हैं। 6:7:9। अब क्या कह रहा है कि तथा सबसे छोटी भुजा 42 मीटर है। तो 42 मीटर है सबसे छोटी भुजा, तो कितनी बार गया ये? 7 बार। 6 7 42 मीटर। अब वो बोला है कि त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा हमारा? 22 अभी बताया था, और इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा। अगर हम 140 में 14 जोड़ेंगे तो 154 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना भी अपने आप में एक आर्ट होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? ठीक है, व्यास है 14 सेंटीमीटर, व्यास है 14 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अगर व्यास है 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और आपको एक चीज़ याद रखना होगा, फिक्स रिजल्ट 7 44। अगर 7 है हमारी त्रिज्या है तो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि कितनी हो जाएगी? 44। और एरिया कितना हो जाएगा? 154 यूनिट स्क्वायर। आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाटा आई है। अब वो ये बोल रहा है कि अर्धवृत्त, तो इसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा 22, लेकिन हमें इसमें व्यास जोड़ना होता है। तो व्यास है 14, तो 36 सेंटीमीटर इसका आंसर है। अगर आपको पूरा ही करना है तो मैं ऐसा थोड़ा बता देता हूँ आपको। अर्धवृत्त ऐसा होता है, यह अर्धवृत्त होता है। तो वैसे पूरे वृत्त का जो परिधि होती है वो होती है 2πr। अगर हम इसका आधा कर देंगे तो πr बचेगा, लेकिन हमें ये भी जोड़ना होता है। ये भी तो हम छू सकते हैं, परिधि की होती है चारों ओर की बाउंड्री, परिधि कहलाती है। तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है? ये सेंटर है इसका, ये पूरा का पूरा व्यास है, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ से r कॉमन आ गया तो पाई प्लस 2 आ जाएगा। तो r 22/7 प्लस 2, तो 7 और 7 दूनी 14। जब 22 में 14 जोड़ेंगे तो 36/7, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ गया? 36। यानी कि प्रत्येक अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो 36 सेंटीमीटर होगी। वो परिधि आपको पता होनी चाहिए। परिधि किसे कहते हैं? जो चारों ओर की बाउंड्री होती है, जैसे कि ये फिगर में मैंने आपको दिखाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। यदि 600 मजदूर प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके कोई कार्य 66 दिनों में पूरा कर पाते हैं तो 900 मजदूर प्रतिदिन 11 घंटे कार्य करके कितने दिनों में कार्य कर पाएंगे? तो देखो 600 मजदूर हैं और प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके हैं, तो कार्य करके कोई कार्य 66 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 66। हम यहाँ पर MDH वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट से। तो 90 मजदूर 900 मजदूर 11 घंटे कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? दिनों की संख्या पूछी है, तो 2 0 से 2 0 गया
और 3 3 9, 3 दूनी 6 और 11 6 66, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन लगेंगे। यही इसका आंसर है, जो कि डी ऑप्शन दे रखा है इसमें। आइए, एक गांव की कुल आबादी एक्स है, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 400 है। एक्स का मान क्या है? यदि गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 600 है, और ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें क्या दे रखा है इन्होंने? हमें परसेंट में डाटा दे दिया कि कुल महिलाएं इतनी हैं, और निरक्षर महिलाएं भी दे दी और साक्षर महिलाओं भी दे दी। तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि जो निरक्षर महिला, जो टोटल महिलाएं हैं, टोटल फीमेल जो हैं, वो कुल आबादी का 40% है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या, निरक्षर महिलाएं, निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी? निरक्षर पुरुषों के आधे के, जो कि 400, निरक्षर पुरुष 4,000, तो निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 2,000, इसका आधा कह रहा है वो। और वो बोल रहा है कि गाँव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6,000 है। अगर हम साक्षर महिलाएं इसमें जोड़ देंगे, 6,000 को इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा हमारा 8,000। तो यानी कि ये किसके बराबर है? कि टोटल फीमेल के बराबर। तो कुल फीमेल हमारी हैं, एस का 40% है, तो इसके बराबर हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम एस का मान निकाल लेते हैं। तो जो मान निकाल लेते हैं हम, तो 8,000 इंटू 100/40, तो 1 जीरो से जीरो हो गया और 2 बार गया। तो यहाँ पे एक्स का मान आ जाएगा 20,000, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या, ये होते हैं थ्योरिकल सवाल, और थ्योरिकल सवालों में जैसे जैसा बोलता जाता है एग्जामिनर, वैसे वैसे हमें करना होता है। एक संख्या एक्स को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो एक्स से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो एक्स के मान का 4 गुना है, तो परिणाम 48 होता है। तो एक्स का मान क्या है? इसमें एक्स का मान पूछा है, जैसे जैसा बोलता जाए वैसे वैसा करते जाना है। एक्स को तो जो एक्स से 3 कम है उससे डिवाइड किया जाता है, कर दिया डिवाइड। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो एक्स का मान का 4 गुना हो जाता है। तो ये कह रहा है कि एक्स का मान का 4 गुना हो जाता है बराबर, तो परिणाम कितना होता है? 48। अब देखते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं हम। 18 लेते हैं, 18 माइनस 3 करेंगे 15, तो 15 में 5 आता है तो वो कटेगा नहीं, तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 रख कर देखते हैं, ऊपर 6 और 6 माइनस 3 3 और 4 इंटू 6, ये हो गया 2 बार, तो 2 चौक 8 और 8 छंग 48, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पर है, देखो ELFA, ये आपको सीरीज है, दिख रही होगी, अच्छे से विजिबल है आपको। तो इसमें देखो क्या करना होता है, हमें सिंपल आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। ABCD जो कोडिंग है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे कोडिंग में। ठीक है, कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। उसको याद करने के भी कई तरीके हैं, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ई है, ई का आपको अनुक्रमांक पता है, जो क्रमांक होता है 5 होता है। तो 5 से डायरेक्ट कितना हुआ है, देखो जी पे जाकर के 7 हुआ है, ठीक है, मतलब इसने 2 ऐड करा है। उसके बाद जी से कितना हुआ है, आई हुआ है, मतलब इसने फिर से 2 ऐड करा है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, अब 9 के बाद कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो आप सभी को पता है 11 पे कितना होता है, जे होता है, ठीक है। तो जे से देख लो इसमें कौन से ऑप्शन है, ठीक है, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 पे होता है हमारा के, कितना होता है के। तो देखो के से कौन सा ऑप्शन है, के से इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो बी है और एक डी है, ठीक है। तो ऑप्शन हम ए कट सी कट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद एल मेरा कितना होता है, 12 होता है। 12 से कितना हुआ है, 12 हुआ है, फिर कितना हुआ है, 12 हुआ है, 12 हुआ है। तो एल इसमें कोई चेंज नहीं है, तो एल मेरा ऐसी का ऐसी हो जाएगा, दोनों में सेम है। उसके बाद देखो एफ है, एफ 6 पे आता है, 6 से कितना हुआ है, 8 हुआ है, 8 से कितना हो गया, 10, मतलब 2 ऐड कर रहा है। तो 10 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 हो जाएगा, तो मतलब फिर से एक एल आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा KLLA, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखो 103वां क्वेश्चन है, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप कभी ट्राई करना। कोई ज़्यादा जैसे आपसे बोलता है कि रीजनिंग में मुझे कोई भी क्वेश्चन दे देना, तो आपको ये उसको थमा दियो। ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लेवल इसका अच्छा खासा है। जैसे क्वेश्चन है 4 18 48 और यहाँ पर डैश है, उसके बाद 180, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप करोगे क्या,
ये इतनी आसानी से तो होगा नहीं, टफ क्वेश्चन थोड़ा सा है। तो इसको देखो, सबसे पहले आप अंतर निकालो। वर्ग का इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्यूब का इसमें कोई लॉजिक नहीं है। फिलहाल इसमें आप क्या लगाएंगे, इनका हम अंतर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लोगे तो आप जब 18 में से 4 घटाओ तो कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। और फिर जब आप 48 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 30 आएगा। ओके, उसके बाद जब यहाँ पे घटाओगे तो कुछ हमें पता नहीं कि क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चला कि सर कितना बचेगा। यहाँ पे आप लोग एक काम करो और घटाओ इसको, तो कितना आएगा यहाँ पर बचेगा मेरा 16। कितना बचेगा, 16 यहाँ पर बचेगा। अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि सर इसको मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो अब इसका लॉजिक जो है वो मुझे ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर पता है क्या आएगा, अगली संख्या यहाँ पर आएगी 22। क्या आएगा अगली संख्या, 22। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर है वो 6 का है। क्या का, किस चीज़ का अंतर है, 6 का यहाँ पे अंतर है। अब इस अंतर को जब आप इसमें 22 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 30, और 22 कितना हो जाएगा, 52। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई, 52, यानी कि 52 आ गई। और 52 जब 48 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। कितना हो जाएगा, 100। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या संख्या आएगी, 100 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको विजिबल है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 104वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में भी। देखो ये है यहाँ पर एफ मतलब 6, जी मतलब 7, तो 6, 7, 8, 10, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसको अच्छे से कर लेते हैं, एफ जी एच जे के एल एन ओ पी आर एस। अभी हम मुझे बताना है कि डॉट की जगह पे क्या आएगा। तो इनका सबका क्रमांक लिख लो फटाफट से एकदम। देखो ये हो गया 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 19। अब देखो इनमें अंतर डिफरेंस करो, तो यहाँ पर कितना, 1, 1, 2, ठीक है। फिर से कितना, 1, फिर से कितना, 1, फिर से कितना, 2। तो 1, 1, 2 की इसमें सीरीज मेरी चल रही है। तो अब यहाँ पे देखो 1, यहाँ पर भी कितना 1, और यहाँ पर कितना हो गया 2, फिर से यहाँ पे कितना 1, तो अब की बार भी कितना आएगा 1। तो यानी कि एस के बाद कितना जाएगा, टी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी वाला, ठीक है। तो टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके डियर। उसके बाद देखो 105वां क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। 105वां क्वेश्चन देखो, आप सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर बी डैश 0 है, उसके बाद देखो यहाँ पर वाई डैश 3 है, उसके बाद देखो यहाँ पर सी डैश 8 है, एंड देन उसके बाद है एक्स डैश 15 है, एंड देन उसके डैन है डी डैश 24। उसके बाद मुझसे पूछा है कि सर यहाँ पे क्या आएगा। तो बहुत आसान है, देखो बी से यहाँ पर एक को छोड़ो, फिर एक को छोड़ के बीच वाले को तीसरे वाले से कनेक्शन मिलाओ, तो बी के बाद कितना आया सी, सी के बाद कितना आया डी, तो अब डी के बाद क्या आएगा आगे। तो देखो डी के बाद जो यहाँ पर आएगा वो इसको डैश की जगह पे आएगा, तो डे ये डैश को छोड़ के आगे पहुँच जाएगा। तो डी वाली सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सीरीज लेनी है वाई वाली। तो देखो वाई से कितना हुआ है, ये एक्स हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सर वाई का जो क्रमांक होता है 25 होता है, एक्स का कितना होता है 24 होता है, तो इसका मतलब इन्होंने एक लेस करा है। उसके बाद देखो अब फिर से कितना लेस करेगा, ये एक लेस कर देगा, तो अब के बार कितना जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, ठीक है सर। इस क्वेश्चन मार्क की जगह डैश की जगह डब्ल्यू आ गया, लेकिन उसके आगे क्या आएगा ये बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके आगे देख लो, तो यहाँ पे देखो 0 है, 0 से कितना हुआ है 3, मतलब प्लस के 2 ऐड हुआ है। उसके बाद 3 से कितना हुआ है 8, तो इसके बाद मतलब प्लस के 5 ऐड हुआ है। फिर 8 से कितना हुआ है 7, तो 8 से कितना हुआ है 15, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 7 ऐड किया है, ठीक है। फिर उन्होंने 15 से 24 किया है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 9 ऐड किया है। तो अब देखो इन्होंने प्राइम नंबर सारे के सारे ऐड किए हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो अब अगला वाला प्राइम नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो 24 में दिख रहा है ना आपको, विजिबल है, ठीक है। जब आप 24 में, ठीक है, कितना ऐड करोगे, 11 को ऐड करोगे, तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक है। तो W35 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही है ना चीज़ें आपको, बहुत आसान है। उसके बाद देखो यहाँ पर 106, इनको तो आप आंखों आंखों में ही कर दोगे। देखो कैलेंडर का जिस प्रकार तिथि से संबंधित है, उसी प्रकार कोष शब्द से संबंधित है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, कैलेंडर आपको केवल तिथि दिखाता है। कैलेंडर क्या करता है, केवल उसका काम क्या है, तिथि को ही दिखाना है, डेट को ही दिखाना है। ऐसे ही परिवहन का काम क्या होता है, बस नहीं, परिवहन में तो केवल बस आती नहीं है, केवल जरूर लगाना है, आपको ध्यान रखना। शहर का क्या केवल पिन कोड होता है, नहीं, शहर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समय का केवल घंटे का, समय तो सेकंड भी दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कोष में जो होते हैं ना, डिक्शनरी में केवल वर्ड होते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये है मेरा अगला ऑप्शन, हाउस को इन्होंने GNTRD लिखा है, ठीक है। और तो फिर ये कह रहे हैं कि सर इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो आप, ये H कितना होता है, 8 होता है, G कितना होता है 7, तो इसका मतलब ये कि इन्होंने -1 किया है। तो अब देखते हैं कि एक में ही -1 करा है, फिर सब में -1 है। तो जब H में से -1 करा तो G आ गया,
और ओ होता है 15, 15 में से -1 करोगे तो n 14 आ गया। यू होता है 21, 21 में से -1 करोगे तो 20 टी आ गया। फिर आप एस 19 में से -1 करोगे तो 18 आर आ गया। फिर ई 5, 5 में से 1 माइनस करोगे तो डी 4 आ गया। तो सब में -1 करना है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम इसकी नज़रों से देखें, जी एन टी आर डी की नज़रों से देखें, तो इसमें इसने एक ऐड किया है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम हाउस की नज़रों से देखेंगे तो हाउस में हमने एक घटाया है, तब जाके जी एन टी आर डी बना है। लेकिन वहीं अगर हम जी एन टी आर डी की नज़रों से देखेंगे, तब इसमें इन्होंने एक ऐड किया है, तभी तो 7 और एक जोड़ेंगे उसमें, तभी तो 8 होगा। अब ऐसे ही इसमें करना है, क्योंकि हमसे बीच वाला पूछा है, घटाना नहीं है तो हमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, जैसे आप के है तो के 11 होता है, 11 में जब आप एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 12, और 12 में क्या होगा, 12 पे होता है एल, क्या होता है एल, तो एल ए के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। अगला इन्होंने ये लिखा है कि सर मेटाफर है, मेटाफर को इन्होंने ई एम ए टी एच पी आर ओ लिखा है। ठीक है, तो उस प्रकार ये नॉर्मल को क्या लिखेंगे, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा निकल के, हाँ ये पहला वाला आंसर करेक्ट आएगा। अब देखो आप इसको सोल्व करना खुद से, टाइम ज़्यादा हो जाएगा बहुत। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा टाइम हम दे नहीं सकते, आगे से मैं इसको लाइव लेके आऊँगा, लाइव लाने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो 108 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, अब मैं आपको केवल क्वेश्चन का आंसर ही बताऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, ज़्यादा आपको टफ लगने की वाली बात ही नहीं है, टफ है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैंने ये देखो फुल जूम कर लिया है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो 108 में 108 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है 108 का। ओके, उसके बाद देखो 109 की बात कर लेते हैं। तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कैसे करोगे, 5 दूनी 10 प्लस 1, तो 8 दूनी 16 प्लस 1, तो 109 का डी आंसर हो गया। 110 का देखेंगे, 110 का जैसे आप देखोगे तो इसमें इन्होंने ये जो संख्या है इसका वर्ग कर दो, जब आप इसका वर्ग करोगे तो ये संख्या निकल के आएगी, और फिर आप 0.05 का वर्ग करोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0025। ओके, उसके बाद देखो 111वां क्वेश्चन है, आयुषी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूँ, आयुषी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, चली। उसके बाद ये कह रही है कि 15 मीटर चलने के बाद, मतलब ये दूरी 15 हो गई, वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती है। तो मतलब इस पॉइंट से वो दक्षिण दिशा में आती है, तो दक्षिण दिशा में तो नीचे को आएगी ना, तो यहाँ पर वो यहाँ से चली थी 5 मीटर ये वाली होगी, अब वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। तो पूर्व किधर होता है, हमेशा हमारे दाहिनी तरफ पूर्व होता है, तो दाहिनी तरफ मैंने मोड़ दी है ये, तो ये कितनी चली है 10 मीटर। फिर कह रहे हैं कि अंत में वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है। तो उत्तर की ओर 5 मीटर चलेगी, तो सर यहाँ पे आ गई 5 मीटर, तो वो यहाँ पे पहुँच चुकी है फाइनली। उसके बाद ये कह रहा है कि तदनुसार वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो मूल बिंदु इसका ये है, तो ये दिशा कौन सी होगी सर, ईस्ट हो गई, पूर्व हो गई, और दूरी कितनी होगी 10, तो 10 मीटर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 112वां क्वेश्चन, इसको आप कैसे करोगे, आसान क्वेश्चन है वैसे ये भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ए आर सी एस, आप जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका निकल के आएगा यू आई। 113वां क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आप जब इसको सोल्व करोगे 113वें क्वेश्चन को, तो आपका जो सही आंसर आएगा वो डी वाला आएगा, ए डी जी जे एम। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन पसंद आएगा ना, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही कराऊंगा, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आप करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो 114वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों को करके बताएंगे। देखो वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर सोचो और आराम से करो। देखो अब ये क्वेश्चन पिछला वाला रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 115 देखो 36 है, 28 है, 24 और 22 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 115 का जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ए वाला, 21 इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, 116वां देखो 7, 9, 13, 21 और 37, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 116 का जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ए वाला 69। ठीक है, सोल्व करना सारे के सारे क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन ना मिले मुझे कर देना व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम कर देना। ठीक है, अब देखो ये कथन निष्कर्ष का सवाल है, इसमें कह रहा है कि मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता। मतलब ये कह रहे हैं कि सर ऊँट के बिना आप मरुस्थल में घूम ही नहीं सकते, कहीं जा ही नहीं सकते। ठीक, तो इसका निष्कर्ष देखो क्या निकाला इन्होंने, कि मरुस्थलों में ऊँट ही आवागमन का सबसे सुगम साधन है। बिल्कुल सही बात है, उसके बिना तो वहाँ पर आप चल भी नहीं सकते। ठीक है, पहला कथन सही हो गया। दूसरा है कि मरुस्थलों में ऊँट बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, ये गलत बात है। तो केवल एक निष्कर्ष यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो गाइज 118वां। ठीक है, 118वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं कि सर विदेशों में
सॉरी कथन है यहाँ पर कि विदेशों में तलाक होना बहुत सरल है, कि आप विदेश में अगर हो तो आप तलाक ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तलाक आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर निष्कर्ष देखो कि विदेशों में लोग बहुधा तलाक लेते हैं, बिल्कुल सही है, विदेशों में तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड तलाक लेते हैं। यूएस ऐसी कंट्री है जहाँ पर तलाक आए दिन होते रहते हैं। तो अब देखो सेकंड क्या है कि भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए विदेश जाना चाहिए, ये कौन सा लॉजिक हो भाई, हम क्यों जाएं विदेश तलाक लेने के लिए, तो केवल एक निष्कर्ष सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा 119वां। कथन है कि कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी हैं, कक्षा में सभी लड़कियां क्या हैं, परिश्रमी हैं। ठीक है, कोई बात, जो ये केवल लड़कियों की बात कर रहा है, केवल लड़कियां परिश्रमी हैं, केवल लड़कियां क्या हैं, मेहनती हैं। ठीक है, बाकी लड़कों की इसमें कोई बात ये नहीं कर रहा है, समझ रहे हो आप लोग बात, तो लड़कों की इसमें ये कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा है कि कक्षा में सभी अब ये कह रहा है देखो कक्षा में एक भी लड़का नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं ये गलत बात है, लड़के होंगे, लड़के तो जरूर होंगे कक्षा में। फिर ये कह रहे हैं कि कक्षा में लड़के मंद बुद्धि के हैं, ये भी गलत बात है, मंद बुद्धि के नहीं हो सकते वो, तो कथन ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद चलिए 120वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं देखो कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ना, 120 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बिंदु ए से पूर्वी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 30 मीटर चली, चलो कर देता हूँ मैं, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करा और 30 मीटर चली, यहाँ पर वो पहुँच गई। ठीक है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर मुड़ी इधर 40 मीटर चली। ठीक है, और बिंदु बी पर यहाँ पर वो पहुँच गई। बताइए कि ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी, तो देखो ए बिंदु से बी न्यूनतम दूरी निकालोगे आप, तो न्यूनतम दूरी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, और इस सवाल का जो 120वें सवाल का सही आंसर निकल के आएगा वो बी वाला निकल के आ जाएगा, 50 मीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आती मेरी रीजनिंग। ठीक है, वो जो रीजनिंग का पार्ट था, वो वाला रीजनिंग का पार्ट था जो मैथ में आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, ये वो रीजनिंग है जो आपसे अब रीजनिंग का पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ठीक है मित्रों, देखो 121वां सवाल यहाँ पे देखो, किसी निश्चित भाषा में रिलेशन को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एडवाइजरी को क्या लिखा जाएगा, तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ए वाला, JWEBZSPT। अगला क्वेश्चन देखो, यदि P प्रदर्शित करता है भाग को, R प्रदर्शित करता है योग को, T प्रदर्शित करता है घटाने को, तो V प्रदर्शित क्या करेगा, तो इस जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इक्वेशन तो बहुत आसान है ये, तो 122 का सही आंसर निकल के आएगा डी वाला, 44 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 123 में देखो कि XWA VTC SPF OKZ, तो आप इसको जब सोल्व करोगे 123वें क्वेश्चन को, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो ए वाला आएगा, JEO। ओके, 124 में देखो संजना के पास 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के के मूल्य वर्ग में कुल 640 है, सभी मूल्य वर्ग के लिए सिक्कों की संख्या समान है, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120। खुद से करना है सवाल ये। ठीक, 125 में नीचे देखिए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, तो अगर प्लेग चूहे के काटने से प्लेग नामक बीमारी होती है, तो कुत्ते काटने से रेबीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो कथन निष्कर्ष है। ठीक है, कथन है कि क्या भारत के, मतलब मुझसे पूछ रहा है ये, क्या भारत के नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हाँ वाला तो बिल्कुल पढ़ो ही मत, केवल ना वाला ही पढ़ो। ठीक है, नहीं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही टेक्नोलॉजी की मांग की आपूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों की जरूरत है, तो केवल कथन दूसरा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27 में देखो, आप इसको सोल्व करोगे, चिन्हों को आपस में बदलना है, तो आप जब गुणा को भाग से रिप्लेस कर दोगे तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 10। भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना कब की थी, तो गई 1977 में की थी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो मुरादाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QREOS लिखा जाता है, तो प्लेट को क्या लिखा जाएगा, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, इसमें सब में 3-3 ऐड करा गया, आप भी 3-3 ऐड कर देना, तो 130 का सही आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ये SODWH। ओके, अगला देखो, जिस प्रकार आंख से आंसू निकलते हैं, आंख से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 132 में जब आप सोल्व करोगे तो 414, इसमें इन्होंने 4 से 6 बनाया है तो 2 जोड़े हैं, 1 से 3 बनाए तो 2 जोड़े हैं, 4 से 6 बनाए तो 2 जोड़े हैं। ठीक है, ऐसे आप इसमें जोड़ दोगे, 3 और 2 5, तो 547 मेरा आंसर सही हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप इसको पढ़ो, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो आपको 135 डिग्री ना क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, जब आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका सही आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए पूर्व। ठीक है, चलो भाई टाइम बहुत हो गया इसलिए मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा नहीं रहा हूँ। अब देखो 134वां सवाल जब आप सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पर निकल के आंसर इसका आएगा
क्या आएगा 134 का ए वाला सही आंसर आएगा ऑप्शन 8। AZCXFU, ठीक है 135 में। तो अब इसको जब सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, 135 का सही आंसर आएगा सी वाला JQ। रमेश और सुरेश भाई भाई, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे चाचा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 137 देखिए पासे का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका ई वाला आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138वां क्वेश्चन है, अगर ये इनमें से मुझे विषम छांटना है, क्या छांटना है, विषम, तो इसमें जो विशिष्ट है ये अलग, मेरा सबसे अलग हो जाता है। अब देखो 39 में विषम छांटोगे तो बी वाला यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। आप इनको सबको सोल्व करना बहुत अच्छे से। 140 में क्वेश्चन देखिए कि 500, इसको जब आप देखोगे ना तो देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 4 3 7, लेकिन ये वाला नहीं बन रहा, 5 और 1 6 होते हैं, 7 की जगह पे 6 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 141 में देखो कि यहाँ पर कथन है कि रॉय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो देखो निष्कर्ष, सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, गलत। इतिहास नहीं पढ़ता, गलत बात, पढ़ता है। राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ता, गलत बात, पढ़ता है। तो डी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। क्या हो गया, बुरा मान गया ये, इतना तेज क्वेश्चन कर रहे हैं तो शायद ये बुरा मान गया। 142 में देखो कि छात्रों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, आप इसको सोल्व करो, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 27 इसका सही आंसर आएगा, 142 का बी आंसर है। 143 का जब आप इसको सोल्व करोगे अच्छे से तो बी ए आंसर आएगा ओप्पो। 144 को आप कार चला रहे हो, छोटा बालक आपकी कार के सामने आ जाता है, तो हम क्या करेंगे कि घायल बालक को किसी डॉक्टर के पास ले जाकर उसका चिकित्सा करवाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो उत्तराकृति से देखो 3 व्रत हैं, तो 3 व्रत केवल एक में ही, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो ये है कि वेन आरेख का सवाल है ये। अब जब इसको सोल्व करोगे तो इसका 10 आंसर निकल के आएगा, ध्यान से देख लो, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। PDF में इसका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ध्यान रखना। अब देखो ये आप इसको सोल्व करोगे तो इसका सी वाला निकल के आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ है कि आप 148 में क्वेश्चन का आंसर करो, क्या होगा 148 148, तो 148 का जो सही आंसर है मित्रों वो सी वाला हो जाता है, ठीक है, प्लेयर। और 149 का सही आंसर करो, क्या होगा, बिल्कुल सही, सी वाला आंसर हो जाएगा 272। 50 का देखो ये आकृति है, तो यहाँ पर आप इसको जब फोल्ड करो तो एक नीचे आएगा और 2 इधर आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 5 मित्र बैठे हैं एक मेज के चारों तरफ, गोल मेज है, और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 151 का, क्या आएगा, डी वाला आएगा ई, ठीक है। 152 का इसमें आयत कितनी, तो इसमें 9 आयत हैं, ठीक है, या अच्छे से गिनना। ये प्रश्न आकृति है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा हो जाता है 153 में, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा देखो, तो यहाँ पर डी वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आज शुक्रवार है तो 98 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो देखो बहुत ध्यान से करेंगे। तो 98 दिन के बाद बात कर रहे हैं ना, तो 14 सत्ते 98 पूरा पूरा कट गया तो 0 आया, शुक्रवार में 0 जोड़ो तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब शुक्रवार ही होगा। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि किस तरह करते, देखो ये एरो पहले नीचे था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो आपकी बार इधर से आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। 156 में देखो चंद्रमा, ये सवाल अच्छा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्यान से देखना आप इसको करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के कारण ही दिन होता है। 157वां क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर ये अंक हैं, तो यहाँ पर 4 बार ये 9 ऐसा करके आया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 158 का सही आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से देख लो, चौथा इसका सही आंसर होगा। 159 देखेंगे कि उसका चयन करना है जो इनमें सबसे भिन्न है, तो देखो ये सारे मेरे मेंडलीफ के सारणी के पोटेशियम भी है, उसमें कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, लेकिन हीरा नहीं है। अब यहाँ पे देखो जब 160 में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इसका आएगा 122 निकल गई, तो एक ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो भाई यहाँ पे रीजनिंग मेरी हो जाती है कंप्लीट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।